नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के संविधान की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की बात नहीं है, बल्कि ये एक विचार के हकीकत बनने का सफर है। लेकिन चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संविधान होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है। ये तो किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, मतलब सबसे बड़ा कानून होता है। ये तय करता है कि शासन किसी की मनमर्जी से नहीं, बल्कि तय किए गए नियमों से ही चलेगा। अगर परिभाषा की बात करें तो संविधान वो सबसे ऊंचा कानून है जो सरकार का ढांचा तय करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है और हाँ, हम नागरिकों के मौलिक अधिकार भी तय करता है। इसे ग्रैंडोम भी कहते हैं, मतलब वो बुनियादी मानक जिससे देश के बाकी सभी कानून अपनी ताकत हासिल करते हैं। इस बात को एक क्रिकेट मैच के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे क्रिकेट में फेयर प्ले के लिए नियम चाहिए, वैसे ही देश को सही से चलाने के लिए संविधान चाहिए। ये सरकार के अलग अलग अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका तय करता है, ताकि देश सही और निष्पक्ष तरीके से चल सके। तो हमने ये तो समझ लिया कि संविधान क्या है। अब जरा ये जानते हैं कि इसके पीछे का क्यों क्या है। वो कौन से बड़े विचार थे जिन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, कोई इंसान नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून की नजर में सब बराबर हैं। इस विचार को ब्रिटिश न्यायविद एवी डाइसी ने एक व्यवस्थित रूप दिया था। अब डाइसी के सिद्धांत के ये 3 स्तंभ देखिए। पहला, कानून की सर्वोच्चता, मतलब बिना कानून तोड़े किसी को सजा नहीं हो सकती। दूसरा, कानून के सामने सब बराबर हैं। और तीसरा, कानूनी भावना की प्रधानता। यही सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान की नींव हैं, जो खासतौर पर अनुच्छेद 14 में साफ साफ दिखते हैं। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है, संविधानवाद। अब सोचिए, किसी देश के पास एक नियमों की किताब तो है, पर उसे मानता कोई नहीं। बस यही फर्क है। संविधानवाद ये पक्का करता है कि सरकार की ताकत पर लगाम हो, वो जवाबदेह हो और अपनी मनमानी ना कर सके। तो चलिए अब विचारों से आगे बढ़कर उस ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आते हैं जिससे हमारी संविधान सभा का जन्म हुआ। देखते हैं ये सब बना कैसे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया। मई तक उन्होंने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रख दिया और सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में इसकी पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। ये चुनाव के नतीजे उस समय के राजनीतिक माहौल को दिखाते हैं। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 सीटें दूसरों को। यहां यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग करते हुए शुरू में सभा का बहिष्कार किया था। और ये हैं वो प्रमुख चेहरे जिन्होंने सभा को उसकी शुरुआती सबसे मुश्किल दिनों में रास्ता दिखाया। एक फ्रांसीसी परंपरा को अपनाते हुए सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, जिन्होंने संविधान का शुरुआती मसौदा तैयार किया था। अब बात करते हैं उस जबरदस्त काम की जो सभा ने अपने हाथ में लिया था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। संविधान बनाने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव वाले भाषण में सभा के मिशन को इन दमदार शब्दों में बताया था। इस सभा का पहला काम एक नए संविधान के जरिए भारत को आज़ाद करना है, भूखे लोगों को खाना खिलाना है और जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े पहनाना है। मतलब ये सिर्फ कानून बनाने से कहीं ज्यादा था। और जानते हैं, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का आधार बना। ये तुलना देखिए, ये साफ दिखाती है कि भारत ने अपने संविधान को बनाने में कितनी मेहनत की। जहां अमेरिका ने अपना संविधान करीब 4 महीने में बना लिया, वहीं भारत ने इस पर लगभग 3 साल लगा दिए। ये बताता है कि हर मुद्दे पर कितनी गहरी और लंबी बहस हुई होगी। इतने बड़े काम को करने के लिए सभा ने करीब 22 समितियां बनाई, जिससे पूरा प्रोसेस व्यवस्थित और लोकतांत्रिक तरीके से चला। इनमें सबसे जरूरी थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस समिति ने मसौदे पर आए 7,000 से भी ज्यादा संशोधनों पर विचार किया था। सोचिए। और अब
हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, वो अंतिम दस्तावेज और उसकी वो विरासत जो आज भी जिंदा है। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व जैसे बेहतरीन विचारों को लिया और उन्हें भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। हालांकि संविधान की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यह बहुत लंबा है, तो कुछ ने इसे उधार का थैला कह दिया। लेकिन सच तो यह है कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए एक विस्तृत दस्तावेज बहुत जरूरी था। और दूसरे देशों से विचार लिए जरूर गए, लेकिन उन्हें सीधे कॉपी नहीं किया गया, बल्कि भारतीय माहौल के हिसाब से अपनाया गया। और क्या ये पता है कि हमारा मूल संविधान प्रिंटेड नहीं बल्कि हाथ से लिखा हुआ है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत लिखावट में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस के निर्देशन में सजाया था। मतलब हमारा संविधान एक कानूनी दस्तावेज होने के साथ साथ एक कलाकृति भी है। और ये इस पूरे प्रयास की समावेशिता को कितने शानदार ढंग से दिखाता है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी थीं। इनमें हंसा मेहता और सरोजिनी नायडू जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। ये उस समय के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर सालों की इस कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक लंबे सफर का अंजाम थी। एक ऐसा सफर जो बहस, संघर्ष और दूरदर्शिता से भरा था। तो हमेशा याद रखिए, संविधान को जानना ही अपने अधिकारों को पहचानना है। ये सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं, बल्कि हम सब नागरिकों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली औजार है।